नमस्कार दर्शकों, गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपकी रुचि पॉलिटिकल समाचारों में है तो गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हमने अपने खबरों के गुलदस्ते में जिन 5 खबरों को स्थान दिया है उसमें पहली खबर है दिल्ली से। जब से किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के घेराव का कार्यक्रम 13 फरवरी को घोषित किया है, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को एक तरह से पुलिस छावनी में बदल दिया है। खबरों के दूसरे गुलदस्ते में आप देखेंगे कि पंजाब सरकार का 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसको लेकर के नाराजगी व्यक्त करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की जनता से क्या अपील किया है। खबरों के तीसरे गुलदस्ते में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इस बयान पर कि कभी प्रदेश की पहचान का संकट था, क्या जवाब दिया है। और अगली खबरों के गुलदस्ते में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लोकार्पण किया है। आप उसको भी देखेंगे और उनके भी विचारों को सुनेंगे। और खबरों के अंतिम खबर राहुल गांधी से संबंधित है, जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान झारखंड में है। वहाँ उन्होंने एक बच्ची से पूछा कि आप कैसा हिंदुस्तान चाहती हो, तो बच्ची ने क्या जवाब दिया, आप उस खबर को भी देखेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर आपको एक निवेदन है कि यदि पॉलिटिकल खबरों में आप रुचि रखते हैं तो लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जब से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है 13 फरवरी को, तभी से दिल्ली की पुलिस काफ़ी सक्रिय हो गई है। दिल्ली जाने वाले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को दिल्ली पुलिस ने सील कर रखा है। यहाँ तक कि सड़कों पे कटीले बाग भी लगाए हैं, तार भी लगाए हैं। और हरियाणा सरकार की पुलिस हरियाणा के गांव में घूम घूम करके किसानों को प्रदर्शन में भाग न लेने की चेतावनी दे रही है। ऐसा करने पर वाहनों को जब्त करने का, सीज करने का भी ऐलान कर रही है। 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां दे दो, 1 रुपया रोक के दिखावे सेंटर। 10 साडे राज सभा च ने, 13 साडे इत्थों हो गए, 14वां चंडीगढ़, 7 दिल्ली तो, गोवा तो, गुजरात चों सानू सीटां आ रही ने। साडे 25-30 हो गए, उधरों 10 उधर ने, 45 हो गए, 40-45। असीं गाह पा देंगे यार पार्लीमेंट च। साडा रोक के दिखाउण 1 रुपया है साडे हक दा। आ चीज़ है बस। थोड़े कोले चाबी है, थोड़े कोले चाबी है। 2024 च 13-0 कर दो, 1 भी रुपया रुक गया, मैं जिम्मेवार होऊंगा। फिर मजाक समझ लिया इन्होंने देश नूं यार। 26 जनवरी नूं पंजाब दी झाकी नहीं दिखाउणी। सरकार ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में पहले पहचान का संकट था। पता नहीं क्यों इस बात को कहा जाता कि पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश को। पहचान का संकट कैसे हो सकता उत्तर प्रदेश को? जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिए हों, प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई भी देश का पैरामीटर होगा ग्रोथ का, बिना उत्तर प्रदेश के वो बेहतर नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश के पैरामीटर चाहे हेल्थ के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट के हों, किसी भी पैरामीटर पर अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ जाएगा तो देश के पैरामीटर्स पिछड़ जाएंगे। अगर ये बात कही जाती है पहचान
का बहुत बड़ा संकट था, ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। और अगर पहचान का संकट था 2012 से लेकर के 2017 में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों आया? एचसीएल लखनऊ में क्यों आया? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एचसीएल की क्यों बनी लखनऊ में? चक गजरिया में ट्रिपल आईटी क्यों बनी? और एचसीएल वो जगह है, जब पहली बार मैं उसका उद्घाटन करने गया था तो उस समय जो बच्चे और बच्चों के जो मां बाप थे, कई मां बाप ने मुझे बधाई दी और धन्यवाद दिया मुझे, और कहा कि मैं सरकार का और आपका धन्यवाद इसलिए देती हूं कि जिसके कारण हमारे बच्चे जो हैदराबाद या चेन्नई में पढ़ते थे, नौकरी करते थे, वो आज हमारे घर के पास हमारे बीच रह करके पढ़ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी मुझे उसमें करना था, सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं देनी थी, उस समय के अधिकारियों ने मिलकर के रास्ता निकाला और वो सुविधाएं दी। उसका परिणाम ये है। और मैं तो कहूंगा किसी भी मान्य सदस्य को अगर शक हो इस बात का कि एचसीएल में कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जाकर के देखें। इसी लखनऊ, इसी कानपुर के सबसे ज्यादा बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सम्मान की नौकरी पा रहे हैं। हो सकता है 6000 से ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं वहां पर। डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया उसके मुकाबले? मुझे एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए लखनऊ में, या पूरे उत्तर प्रदेश में बता दें आप। सैमसंग फाइल उठा करके देख लीजिए किस सरकार की देन है। जो उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलना था, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा उसको, तब जाकर के सरकार ने कितने वर्षों के बाद इंसेंटिव दिया है। और जो मेट्रो चल रही है शहरों में, क्या लखनऊ की मेट्रो आपकी सरकार लाई थी? तस्वीर तो अपनी लगा दी। यही तो कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं? क्या लखनऊ की मेट्रो आप लाए थे? और अगर आप लाए थे तो जहां तक जाती वहां से वापस क्यों आ जाती है? दूसरे सेक्शन में क्यों नहीं गई अभी तक? 7 साल हो गए डबल इंजन की सरकार के, 7 साल हो गए। वो मेट्रो वहीं से लौट के आ जाती है। क्या कानपुर की मेट्रो आपने प्रपोज की थी? क्या कानपुर की मेट्रो आपकी सरकार की प्रपोज थी? क्या आगरा की मेट्रो आपकी प्रपोज थी? और अगर आपने प्रपोज किया था तो उसका सेकंड फेज क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा, वो किसने मेट्रो बनाई? और मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली की सरकार ने मदद नहीं की थी बजट को लेकर के। उत्तर प्रदेश ने अपने नोएडा के बजट से देकर के वो दिल्ली से जोड़ने का काम मेट्रो ने किया था। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा किसने मेट्रो दी थी? मैं जानना चाहता हूं, जो पहचान या पहचान का संकट था, अगर संकट कोई पैदा कर रहा है डेवलपमेंट को लेकर के या अर्बनाइजेशन को लेकर के, तो वो आपकी सरकार है, वो संकट पैदा कर रही है। क्या ये मेट्रो स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और जब इसका जवाब आए अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ये दाएं बाएं इधर उधर जाने कहां तक लेके जाते हैं, क्या ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और मुझे याद है मैंने बनारस को भी मेट्रो दी थी, लेकिन आपने बनारस की मेट्रो नहीं बनने दी। और जब आप पहली ट्रिप में गए थे झांसी, मुझे आज भी याद है, और कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में ये बात कह चुका हूं, आपने कहा था कि झांसी से दिल्ली को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। क्या वो एक्सप्रेस वे बन गया 7 साल में? झांसी में मेट्रो बन गई क्या? दोस्तों, आज 2 बहुत बड़े काम हो रहे हैं। एक कि यहां पे जो प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट था 540 मेगावाट का, वो प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट आज पंजाब सरकार उसको ले रही है, पंजाब के नाम उसको समर्पित कर रही है। और दूसरा बड़ा काम हो रहा है,
उसका नाम जीवीके पावर प्लांट था, जीवीके थर्मल पावर प्लांट। उसे श्री गुरु अमरदास जी महाराज के नाम से समर्पित किया जा रहा है। ये दूसरा आज बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोग इस बात के लिए। श्री गुरु अमरदास जी महाराज का आशीर्वाद रहेगा तो ये प्लांट भी तरक्की करेगा, पूरा पंजाब भी तरक्की करेगा, सब लोगों की तरक्की होगी। आज ये साफ हो गया कि ईमानदार सरकार क्या होती है और बेईमान सरकार क्या होती है। बेईमान सरकार होती है जो सरकार बनने के बाद जितने सरकारी महकमे हैं, एलआईसी बेच देती है, एयरपोर्ट बेच देती है, समुद्र पोर्ट बेच देती है, खाने बेच देती है, बिजली कंपनियां बेच देती है और सस्ते में औने पौने भाव में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बेच देती है। अगर 10,000 का प्लांट हो तो 2,000 में अपने दोस्तों को बेच देती है। ये होती है बेईमान सरकारें। आज तक 75 साल में यही चलता आ रहा था। आज पंजाब के अंदर उल्टा काम हुआ है। पहली बार 75 साल में एक प्राइवेट प्लांट सरकार ने खरीदा है और वो भी सस्ते में खरीदा है। आज ये पावर प्लांट अगर नया बनाया जाए तो 5,500 करोड़ रुपए का पावर प्लांट बनेगा ये। और हमने कितने का खरीदा है? 1100 करोड़ रुपए का। अगर हमारी नीयत खराब होती तो ये 5,500 करोड़ का प्लांट हम 10,000 करोड़ में खरीदते और उस पार्टी से थोड़े से पैसे अपनी पार्टी के लिए, अपने घर के लिए ले लेते। लेकिन हमारी नीयत साफ है। 5,500 करोड़ का प्लांट हमने 1100 करोड़ में खरीदा है। हमने लगभग 4400, 4,500 करोड़ रुपए पंजाब के लोगों के बचा लिए। दूसरी बात, यह पावर प्लांट अभी तक घाटे में चल रहा था। अभी पूरी प्लानिंग करी अफसरों के साथ, इंजीनियरों के साथ बैठ के। अब यह प्लांट फायदे में चलेगा, सरकार में आने के बाद फायदे में चलेगा। तीसरी बात, अभी यह पावर प्लांट महंगी बिजली बना रहा था, बहुत महंगी बिजली बना रहा था। अब यह सस्ती बिजली बनाएगा। आपके घर की बिजली तो फ्री है। किस किस की बिजली फ्री है? किस किस का हाथ खड़ा करके सब लोग बताओ किस किस की बिजली फ्री है। सबकी बिजली फ्री कर दी पंजाब के अंदर, सबकी बिजली। आपकी बिजली फ्री है। अब दुकान वालों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, उनको भी सस्ती बिजली देना शुरू करेंगे जब ये पावर प्लांट अब ये चालू हो गया। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। ये साफ हो गया कि ईमानदार सरकार कौन सी है और बेईमान सरकार कौन सी है। कल एक और बड़ा काम किया था हम लोगों ने। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया है, राशन माफिया। ऊपर से सरकार गरीबों के लिए राशन भेजती है, 100 किलो राशन भेजती है। गरीबों तक पहुंचते पहुंचते 10 किलो पहुंचता है, 15 किलो पहुंचता है। सारा राशन चोरी हो जाता है। आप राशन की दुकान पे राशन लेने जाते हो, राशन की दुकान बंद मिलती है। एक बार जाते हो, 2 बार जाते हो, 3 बार जाते हो, फिर छोड़ना पड़ता है। राशन की दुकान खुली मिल जाए, आपका 25 किलो का हक है, राशन वाला आपको 10 किलो देके, गाली देके भगा देता है। मिलावट करता है, गंदा राशन देता है। अब ये सब बंद कर देंगे। अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। अब हर महीने आपका राशन आपके घर में पैक होके आपके घर में आया करेगा। आपको आटा चाहिए, आटा ले लेना, कनक चाहिए, कनक ले लेना। शानदार पैकिंग करके, अच्छी क्वालिटी का, जिस क्वालिटी का आटा मैं खाता हूं, जिस क्वालिटी का आटा भगवंत मान साहब खाते हैं, मुख्यमंत्री जिस क्वालिटी का आटा खाता है, वही क्वालिटी का आटा अब पंजाब का गरीब से गरीब आदमी खाएगा। बहुत बड़ी बात है। देश में राशन माफिया बहुत बड़ा है। कल उस राशन माफिया पे पंजाब की सरकार ने, पंजाब के लोगों ने चोट की है। और आप देखना, धीरे धीरे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर पूरे देश से राशन माफिया खत्म हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? निभा, ये लो
हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, भव्या। तुम्हारा? सिमोन। तुम्हारा? तो मेरे साथ आज 4 बच्चे बने हुए ऊपर, दिख रहे हैं आप सबको? तो ये हमारे देश के भविष्य हैं। भविष्य है या नहीं? अरे भाई थोड़ा दे। तो हम भारत क्यों? क्योंकि हम इनके लिए एक ऐसा देश चाहते हैं जहां नफरत, हिंसा ना हो। और ये आप इनको, जैसे आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके जैसे देखो। तो आज हो क्या रहा है? आज देश में कोने कोने में नफरत फैलाई जा रही है। कोई कहता है तुम तमिल बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। कोई कहता है तुम बंगाली बोलते हो इसलिए तुम हमें नहीं अच्छे लगते। कोई कहता है तुम हिंदी बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। तुम उर्दू बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। या फिर तुम जम्मू कश्मीर के हो इसलिए तुम्हें हम अच्छे नहीं लगते। तुम मणिपुर के हो इसलिए तुम्हारा चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता। तुम छत्तीसगढ़ के हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। ये देश में कोने कोने में फैलाया जा रहा है। सही बात है। और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। जैसे घर में फूट पड़ती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है, परिवार मजबूत नहीं होता। इसी प्रकार बीजेपी और आरएसएस के लोग सब जगह नफरत फैला रहे हैं। तो यात्रा का यही लक्ष्य है कि जो हमारा जो भविष्य है उनको एक मोहब्बत भरा हिंदुस्तान मिले। आप भाषण देने से डरती तो नहीं हो ना? घबराती तो नहीं हो ना? अच्छा, आप थोड़ा, अब मुझे आप बताओ, आप न्याय के हिंदुस्तान में रहना चाहती हो? नहीं, न्याय चाहती हो या अन्याय चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ। आप हिंसा का हिंदुस्तान चाहती हो, नफरत का हिंदुस्तान चाहती हो या मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हो? मैं मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हूँ। आप मोहब्बत का हिंदुस्तान क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे अपने भारत देश से बहुत प्यार है। ये देखो कि देखो कितनी मैं अपने देश में नफरत नहीं चाहती हूं क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूं। तो कितनी साल की हो तुम बेटा? 10 साल की बच्ची ने कहा कि जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं वो देश प्रेमी नहीं है। ये देखिए, इसने सीधा कह दिया 2 मिनट में। अच्छा, अब मुझे बताओ, बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होके एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हो?